अभी इस ऊहापोह में होंगे कि इस बचे हुए समय में हम किस प्रकार अपने आप को तैयार करें कि कम से कम बीपीएससी के प्रीलिम्स की परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाए। अभी इतना समय है, मेरे विचार में अभी इतना पर्याप्त समय है कि जब आप ध्यान लगाकर अध्ययन करें तो आसानी से इस परीक्षा का प्री पास कर सकते हैं। अभी के तत्कालीन जानकारी के अनुसार लगभग 5,15,000 फॉर्म भरे गए हैं। सामान्य है, पहले भी बीपीएससी के परीक्षा में 5 लाख के आसपास, 4,75,000, 5 लाख, 5,20,000, एक बार ही बस 6 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। बाकी इसी के आसपास फॉर्म भरा जाता। फॉर्म की संख्या काफी अधिक है, लेकिन अगर रियल कंपटीशन देखेंगे तो 50,000 से 1 लाख अभ्यर्थियों के बीच होगा। और उस रियल कंपटीशन में जो लोग कॉन्शियस होकर तैयारी कर रहे हैं, उसमें यदि आप आगे बढ़ना चाहें तो मैंने पहले भी इससे संबंधित कुछ बातें आपको बताई थी। पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि अभी से आप अगर प्रतिदिन 12 घंटे अध्ययन करें तो निश्चित तौर पर आने वाले 26 जुलाई को जब बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा होगी तो आप एक निश्चिंतता की स्थिति में होंगे कि आपका प्री हो ही रहा। आपको करना क्या है कि प्रतिदिन 12 घंटे का समय निकालना। अब आपको समय किस प्रकार निकालना है ये स्वयं ही सोचना होगा, लेकिन 12 घंटे का समय अभी से आपको देना होगा। हमने बताया था कि 2 विषय और एक करंट अफेयर लेकर आप चलिए। अगर विषयों की बात करें तो बीपीएससी परीक्षा के हिसाब से इतिहास, साइंस, बिहार और करंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण है। इतिहास, साइंस, बिहार और करंट अफेयर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के एक स्तर तक पहुंचा दे रहे। आप उदाहरण के लिए समझिए कि हिस्ट्री से लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिएगा कि सब लोग जानते हैं कि 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें मेहनत भी करते हैं लोग। सामान्यतः 15 से 18 प्रश्न तक पहुंच भी जाते, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको 25 प्रश्न, 25-26 प्रश्न तक पहुंचना पड़ेगा। लोग क्या करते, हिस्ट्री पढ़ते, मॉडर्न इंडिया प्रारंभ करते। मॉडर्न इंडिया एक स्ट्रक्चर वे में है कि आप जो है वो उत्तरवर्ती मुगल के बाद पढ़ें, उत्तरवर्ती मुगल पढ़ते हैं, यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ते हैं, यूरोपियों के आगमन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की जो कुछ नीतियां हैं उसके बारे में पढ़ते, और उसके बाद जो है वो आप स्वतंत्रता, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन ये पढ़ लेते। सही है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर आप अधिक समय दें यह आवश्यक है, लेकिन एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया से भी आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सामान्य प्रश्न पूछे गए। 71वीं बीपीएससी का प्रश्न पत्र हमारे हाथ में है, जिसमें एंशिएंट इंडिया से लगभग 7-8 प्रश्न पूछे गए हैं। एक बहुत सामान्य सा प्रश्न था, जैसे हमने कहा कि वैदिक काल से भी प्रश्न पूछे जाते, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता। अगर आप प्राचीन भारत की बात करें, प्राचीन भारत की बात करें तो कुछ चैप्टर जिससे निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, इससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसकी कुछ प्रवृत्ति है। जैसे आप देखिएगा कि कुछ स्थल जो चर्चा में रहे, जैसे धौलावीरा की चर्चा काफी अधिक थी जब वो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में पूछा गया, तो शामिल हुआ था। तो धौलावीरा से संबंधित प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया, प्रश्नों का कुछ ऐसा ट्रेंड रहता है। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित उन स्थलों पर फोकस करना है जो हाल के समय में चर्चा में रहे। जैसे एक स्थल है सनौली, सनौली ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में खोजा गया स्थल है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे रिसेंट में खोजा गया स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रश्न की उम्मीद कर सकते, कोई निश्चित नहीं है कि इससे प्रश्न आएगा ही,
लेकिन आपको पहले सिंधु घाटी सभ्यता तैयार करना, इंडस वैली सिविलाइजेशन तैयार करना। वैदिक काल के इसके बाद आप वैदिक काल में आ जाइए, वैदिक काल को भी आपको तैयार करना। वैदिक काल में आप देखिएगा कि जो वैदिक साहित्य है इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गया, तो सिंधु पढ़ना पूरा है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से संबंधित प्रश्न जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखी गढ़ी, बनावली, अन्य कई स्थल, सुरतोगई, दैमाबाद, मांडा, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो स्थल अभी चर्चा में रहे हैं उनसे संबंधित कुछ सामान्य जानकारी आपको ध्यान रखनी, ठीक है। और उसके अतिरिक्त बाकी पूरे चैप्टर को आप कंप्लीट एक बार पढ़ लीजिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक, जिसको बुस्ट्रोफेडन कहते हैं, कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। उस लिपि में सबसे अधिक किसका उपयोग किया गया, तो मछली का और यू अक्षर का सर्वाधिक उपयोग किया गया। नगर नियोजन से संबंधित बात जानते हैं। कुछ कुछ ऐसे नगर हैं जिनकी संरचना सामान्य नगरों की तुलना में थोड़ी अलग है। जैसे सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो 2 चरणों में विभक्त थे, जबकि कुछ नगर ऐसे हैं जो 3 चरणों में विभक्त थे। तो वो जब आप अध्ययन करेंगे तो आप जानिए। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद वैदिक काल। वैदिक काल में वैदिक साहित्य इस पर आप विशेष फोकस करिए। वैदिक साहित्य में क्या, जैसे वेद, ठीक है, वेद के बारे में, वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। फिर अरण्यक, जंगल बुक इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, उपनिषद, ठीक है, इसको वेदांग कहते हैं। इनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी, जैसे आपसे कहा जाता है कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। यम और नचिकेता की कहानी जो है वो कठो उपनिषद में। एक संहिता है जिसका नाम है गार्गी संहिता। जैसे 71वीं बीपीएससी का प्रश्न देखिए, तो पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी देवी या कौन सी महिला ऋग्वैदिक कालीन नहीं है, ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था। इसमें देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी महिला जो ऋग्वैदिक कालीन नहीं है। इसमें जो नाम दिया गया था वो था घोषा, अपाला, ठीक है। एक है आपका गार्गी, और एक है विश्ववारा। तो आप जानिएगा कि घोषा, अपाला, विश्ववारा जो है वो ऋग्वैदिक कालीन देवियां, जबकि गार्गी संहिता जो उत्तर वैदिक काल और उसके बाद आया। सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन अगर इस चैप्टर को आप स्किप कर देंगे तो आप इस प्रश्न को नहीं बना सकते। तो अभी जो वैदिक काल से ट्रेंड है वो वैदिक साहित्य से संबंधित प्रश्नों को पूछे जाने का। तो अब वैदिक साहित्य पढ़ लीजिए। अब इसके बाद इसमें आता है महाजनपद का, महाजनपद काल। आप जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्थरा निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारी मिली। अब ये महाजनपद बिहार के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप जो बिहार का हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें मगध का इतिहास सबसे प्रमुख है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये महाजनपद में मगध के बारे में डिटेल तो आप बिहार में भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे सामान्यतः जो 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानी, उसमें एक दक्षिण भारत में जो गोदावरी तट पर स्थित है। कुछ जो जानकारी का मतलब कुछ सामान्य जानकारियां जो है वो यहाँ से ज्ञात करनी है, कोई बहुत विशेष फोकस करने का यहाँ पे जरूरत नहीं। इसके बाद यहाँ पे मगध का उत्थान, ये आप बिहार के हिस्ट्री वाले चैप्टर में बिहार का जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें तो पढ़ ही लेते हैं। अब इसके बाद मौर्य, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा ही जाएगा। मौर्य काल यहाँ आपको ध्यान रखना।
इसमें से देखिए 71वीं बीपीएससी में भी एक प्रश्न पूछा गया। मौर्य से पहले जब महाजनपद काल पढ़ते हैं तो इस समय में इसको, ये जो काल है वो 600 बीसी से 400 बीसी के आसपास का काल है। इसको द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं। इसको बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी काल कहते हैं। तो इसमें ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना, बौद्ध धर्म व जैन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म, ठीक है। इसमें से देखिए अभी तक जो ट्रेंड रहा है वो बौद्ध संगीति से संबंधित प्रश्नों का रहा है, लेकिन आप पूरा छोड़ मत दीजिए, केवल बौद्ध संगीति पढ़ के जाएं। जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले बौद्ध संगीति का आयोजन, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में की गई, ठीक है। उसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप साहब थे। सामान्य सा प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं हुई। तो जो 4 बौद्ध संगीति थी, आप आगे चल के पढ़िएगा, 4 बौद्ध संगीति हुई है। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप साहब, दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष सर्वाकामी, तीसरी बौद्ध संगीति थी, इसके अध्यक्ष जो थे वो मोगली पुत्र तिस्य थे, और चौथी जो बौद्ध संगीति है इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, MSMB, ठीक है। कैसे कैसे, तो पहली बौद्ध संगीति जो थी वो राजगृह में आयोजित की गई। उस समय शासक जो थे वो अजातशत्रु साहब थे, तो हम लोग जानते। तो ये बौद्ध संगीति से संबंधित प्रश्नों को पूछने का ट्रेंड तो रहा है, लेकिन इसमें आगे क्या पूछा जा सकता है, तो बौद्ध साहित्य बहुत इम्पोर्टेंट। बौद्ध साहित्य में क्या, जैसे बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और इसमें इस बात की चर्चा हुई कि अब बौद्ध जो संघ हैं उनके संचालन के लिए क्या नियम होंगे। तो नियमों को संकलित करने के लिए कुछ बौद्ध साहित्य की रचना की गई। जैसे इसमें एक ग्रंथ था, ये है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। एक है विनय पिटक, विनय पिटक। एक है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, इसी को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं, त्रिपिटक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। जैसे आपका पढ़ते ना, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। इसको हम लोग वेद त्रयी कहते हैं, वेद त्रयी। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको वेद त्रयी कहते हैं। तो ऐसे ही सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। तो सबसे पहला बौद्ध साहित्य सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक हो गया, इस त्रिपिटक से संबंधित। इसी का आप जानिएगा, सुत्त पिटक का कई सारा भाग है। एक को कहते दिघ निकाय या दीर्घ निकाय, ठीक है, इन सब के बारे में जानना। मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, ठीक है। ऐसे ही अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। एक है संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय। एक है खुद्दक निकाय। तो इन सब से रिलेटेड ये थोड़ी गहरी बातें, इनसे क्वेश्चन पहले यूपीएससी में पूछ चुका है। तो जहां तक अब बीपीएससी का ट्रेंड यूपीएससी के प्रश्नों को मैच करने का है, तो इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अश्वघोष की एक रचना है, अश्वघोष की, अश्वघोष की एक रचना है, इसका नाम है बुद्ध चरित, बुद्ध चरित। ये इंपॉर्टेंट आपका साहित्यिक रचना बुद्ध चरित, इससे रिलेटेड पूछ सकता है आपसे। एक पुस्तक है
राजा मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच प्रश्न उत्तर के क्रम में एक ग्रंथ संकलित है। इसका नाम है अष्ट सहस्त्रिका 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 प्रज्ञा प्रज्ञा पारमिता पारमिता अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। ये बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मीनांडर, इनके बीच जो प्रश्न उत्तर किए गए हैं उनसे संबंधित यह ग्रंथ उसी का संकलन है। ये इस प्रश्न को पूछने की संभावना काफी अधिक, तो आपको बौद्ध साहित्य के बारे में आपको थोड़ा विस्तार में जानना। बुद्ध और बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं सामान्यतः पूछी जाती थी, जैसे बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण से संबंधित, धर्म चक्र प्रवर्तन, जैसे बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं दी, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ होता है, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ नियम, बौद्ध साहित्य और थोड़ा बौद्ध दर्शन। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म का जब विभाजन हुआ, एक संप्रदाय उससे आया हीनयान और एक महायान। हीनयान और महायान से संबंधित प्रश्नों की प्रवृत्ति हमेशा पूछने की रही यूपीएससी में, तो बौद्ध धर्म से लगातार प्रश्न पूछे गए। 2018 से 2021-22 तक महायान और हीनयान से जो संबंधित अंतर है, जानिएगा कि बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसको हीनयान कहते हैं। हीनयान शाखा जो है उसकी विचारधारा काफी संकुचित, और जो महायान है वो उदारवादी बौद्ध धर्म है। आप जानिएगा जो नालंदा विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, ये बौद्ध धर्म के महायान बौद्ध धर्म का एक शिक्षण स्थल था, सबसे बड़ा शिक्षण स्थल। तो बौद्ध धर्म का विभाजन, इससे संबंधित बात है। तो बौद्ध और जैन साहित्य जिनको आगम कहते हैं, जैन धर्म से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बौद्ध धर्म के तुलना में थोड़ी कम है, लेकिन आपको जैन धर्म से संबंधित बातें भी आपको ध्यान में रखनी। अब इसके बाद मौर्य काल आपको पढ़ना। मौर्य काल बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना मौर्य साहित्य। मौर्य साहित्य में विष्णुगुप्त या कौटिल्य या अर्थ कौटिल्य या विष्णुगुप्त आप जिसको कहते हैं, उनकी जो रचना है अर्थशास्त्र। कई बार तो बीपीएससी में यही पूछा जाता था कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित रचना, पहले बीपीएससी का ऐसा ट्रेंड, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब प्रश्न गहरे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मौर्य साहित्य जैसे अर्थशास्त्र हो गया, मेगास्थनीज इसी समय आए थे, उनकी पुस्तक है इंडिका जो मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। आप कहते हैं कि मेगास्थनीज लिखते हैं कि पाटलिपुत्रा में लोग घरों के जो दरवाजे थे उसमें ताले नहीं लगाते थे, यहाँ दास व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, चोरी नहीं हुआ करता था, है ना। तो इससे संबंधित तो मौर्य जो साहित्य है उसको ध्यान से आपको पढ़ना। और अशोक व अशोक के अभिलेख से प्रश्न हमेशा ही यूपीएससी में पूछा जाता रहा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अशोक के अभिलेख वाले सेक्शन को आपको अच्छे से, अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी क्या विशेषताएं, कहाँ कहाँ से, जैसे लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, बृहद शिलालेख कौन है, लघु शिलालेख कौन से हैं, वो जो अभिलेख लिखे गए हैं, जो स्तंभ लेख हैं, वो कहिएगा कि चुनार से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर से प्राप्त हुई है। अशोक स्तंभ जो है
वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है उसकी क्या विशेषता है, कौन कौन से पशु उसमें हैं, उसके नीचे जो वाक्य लिखा गया है सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इन सब से संबंधित बातें आपको इसमें पढ़नी। इसके बाद मौर्य काल के बाद अगला जो चैप्टर आपको मौर्योत्तर काल है, इसको भी इससे संबंधित प्रश्न तो ऐसे सामान्यतः पूछने की प्रवृत्ति कम है, लेकिन क्रम को बनाए रखने के लिए इसे भी आपको पढ़ना। और मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल, इसमें भी गुप्त काल में गुप्त काल का राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास और फिर गुप्त काल का साहित्य। आप जानिएगा कि जो गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। मंदिर निर्माण का आरंभिक साक्ष्य गुप्त काल से ही मिलता है, जबकि मूर्ति पूजा का आरंभिक साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। लेकिन मंदिर निर्माण कब से होना चालू हुआ, तो गुप्त काल। और बहुत सारी साहित्यिक रचनाओं का अंतिम संकलन इसी काल में हुआ। आप जानिएगा कि रामायण और महाभारत जैसे जो ग्रंथ हैं वो इसी काल में संकलित हुए। तो गुप्त काल से संबंधित बात है। गुप्त काल के जो कवि हैं, जैसे पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया था कि जो तुलसीदास हैं, तुलसीदास, इनकी कई रचनाएं, उनमें पूछा गया था कि कौन सी रचना तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखी गई। 71वीं बीपीएससी का प्रश्न आप देखिए। तो इसमें क्या है, गीतावली, साहित्य लहरी, विनय पत्रिका, कवितावली। तो जब आप गुप्तकालीन साहित्य को पढ़ेंगे, गुप्तकालीन विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे, तो इनसे संबंधित कौन कौन सी ग्रंथ है, कौन कौन सी रचना है, उनको आप विशेष ध्यान दीजिए। अब इसके बाद गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल, हम लोग गुप्तोत्तर काल को सामान्यतः क्रम के लिए आप पढ़ लेंगे गुप्तोत्तर काल, और इसके बाद हम लोग पूर्व मध्य काल पढ़ते हैं। तो अगर आप तैयार करिए तो लगभग आप सिंधु और वैदिक मिला, सिंधु में मान लेते हैं कि आपको 1 दिन का समय लगेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में 1 दिन आप वैदिक काल को, बौद्ध और जैन धर्म को तैयार करने में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध साहित्य में आप 1 दिन लगा दीजिए, मौर्य काल में 1 दिन, ठीक है। इसके बाद आपको गुप्त और गुप्तोत्तर, इसमें 1 दिन, तो यहाँ पे 1 दिन, इसमें 3 दिन हो गया, एक 4 दिन और एक 5 दिन। 5 दिन आप 5-5 घंटे तैयार करिए, आपको लगभग 7-8 प्रश्न पर कमांड हो जाए। और अगर आप केवल मॉडर्न इंडिया ही पढ़िएगा तो वही होगा कि आप परीक्षा में कुछ प्रश्न तो कर पाएंगे। अगर कट ऑफ मान लीजिए 92 से 95 के बीच जा रहा है, तो आप 80-82 तक तो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। आप इन सेक्शन को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आप बना पाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआती 5 दिन का समय आप एंशिएंट इंडिया में दें, रोज 5 घंटे तैयार करें, 3 घंटा इससे के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी बातें हैं, इन बातों को अगर आप भूल भी जाएं तो सबसे पहले आप अपने पिछला एग्जाम दिए हों, अगर आप नहीं दिए तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, देखिए प्रश्नों की प्रवृत्ति किस प्रकार की रही। खास करके आप इन बीपीएससी के प्रश्नों को, जैसे 71वां 70वां का प्रश्न थोड़ा सा फैक्चुअल बेसिस का था, आप उसको भी देखिए, परंतु ये आगामी परीक्षा का ट्रेंड नहीं हो सकता। 70वें बीपीएससी का प्रश्न 72वीं बीपीएससी का ट्रेंड नहीं होगा। फिर 69वां 69 का जरूर देखिए आप, 71वां का देखिए, 69 का देखिए, 68 का देखिए, 67 का देखिए। तो पहले इन प्रश्नों को
देखना तो आपको बहुत पीछे से, लेकिन आगे के क्रम को निर्धारित करने के लिए इन बीपीएस सबसे पहले 71वां का देखिए तो हिस्ट्री के प्रश्न बनने वाले हैं। 25 से 28 प्रश्न, 30 प्रश्न नहीं बना सकते आप। ऐसे ही लोग कहते हैं कि 30 का 30 आप बना लीजिएगा, सारा हमारे मटेरियल से आ जाएगा। वो बातें सही है, अपने मतलब अपने हिसाब से कही गई बातें हैं, लेकिन एक एक सब्जेक्ट पर आप प्राचीन भारत को तैयार करिए 5 दिन में। 5 दिन कितना कितना समय देना, 5-5 घंटा, 5-6 चैप्टर है, 3-3 घंटा पढ़ के उससे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया, प्रश्न में वे फॉरवर्ड देखना। जैसे बौद्ध संगीति पूछ चुका है, तो बौद्ध संगीति से संबंधित और क्या पूछा जा सकता है। जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई तो 2 बौद्ध साहित्य का संकलन, सुत्त पिटक और विनय पिटक, पूछा जा सकता है कि इसके संकलन करता कौन। इस समय अजात शत्रु शासक थे, तो अजात शत्रु से संबंधित बातें पूछी जा सकती है। बौद्ध धर्म से अगर बुद्ध के महापरिनिर्वाण या गृह त्याग की घटना पूछा जा चुका है, तो अब ये पूछा जा सकता है कि बौद्ध दर्शन की क्या विशेषताएं, बौद्ध दर्शन से संबंधित बात। और एक बात तो आपको बताया ही गया कि बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ इन 3 संप्रदायों में, हीनयान, महायान, और अगला जो था वो वज्रयान। इसके बारे में कहा जाता है कि ये तांत्रिक बौद्ध थे। ये महायान जो है इसका प्रसार कई क्षेत्रों में हुआ। आप जानिएगा कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा। वहां पर संकलित एक ग्रंथ है दीप वंश और महावंश। इन सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उनको ध्यान रखना। वैदिक काल से संबंधित बात करें तो वैदिक काल से संबंधित सामान्य बात से थोड़ा हट के देखिए, वैदिक कालीन देवियां, इससे संबंधित प्रश्न पिछली बार पूछा जा चुका है। अब जो वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण, कौस्तिकीय ब्राह्मण, इनसे संबंधित क्वेश्चन, उपनिषद से संबंधित, उपनिषद जिनको वेदांग कहते हैं, अरण्यक से संबंधित प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते। तो इस हिसाब से अगर आप तैयार करते हैं, तो मान लीजिए कि 7-8 प्रश्न पूछे गए, तो इस सेक्शन में 6 प्रश्न आप कर लेंगे और ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। केवल लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट और मिडाइवल को भूल जाते हैं और फिर आगे एग्जाम में उनको दिक्कत होता है। कोई जरूरी नहीं है कि मॉडर्न इंडिया से ही। आप देखिएगा कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में पहले मिडाइवल इंडिया से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन 2019 का जब प्रीलिम्स आया तो 5-6 प्रश्न मिडाइवल इंडिया से पूछ दिए गए। और यूपीएससी का ट्रेंड क्या था कि केवल आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट और मिडाइवल में आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे गए, जबकि राजनीतिक इतिहास से प्रश्न पूछ दिया गया। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर आप अगर पढ़ते हैं तो आप परीक्षा में, जो प्री की परीक्षा होगी, वो आसानी से उत्तीर्ण कर पाएंगे। तो इन बातों को ध्यान रखना और इस हिसाब से आगे आपको तैयार